और चलिए अब कोरोना पर देश भर का हाल जान लेते हैं। अपडेट देश में क्या कुछ चल रहा है। 24 घंटे में देश में 896 मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 33 लोगों की मौत भी हुई है। पंजाब में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा पंजाब में। वहीं 30 अप्रैल तक पंजाब में कर्फ्यू की पाबंदी रहेगी। राजस्थान में 57 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से 3 लोगों की मौत की खबर है। तेलंगाना में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जमात से जुड़े 1095 लोग हैं। डीजीपी ने इसकी पुष्टि भी की है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर याचिका दाखिल की गई है। घर घर जाकर कोरोना जांच की मांग उठ रही है। और देखिए बिहार की बात करें, बिहार में कोरोना के 60 पॉजिटिव मरीज हैं फिलहाल। सबसे अधिक सिवान में 29 संक्रमित हैं। रघुनाथपुर में 23 पॉजिटिव मामले हैं। सिवान का कोरोना हॉटस्पॉट जो उसे सील कर दिया गया है। इधर बेगूसराय में भी जो हॉटस्पॉट बन रहे थे उन्हें सील किया गया है। लखीसराय में पॉजिटिव मरीज नेगेटिव पाया गया। इसके बाद एनएमसीएच से मरीज को छुट्टी मिल गई है। नेपाल से, जी हां, नेपाल से संक्रमितों के घुसपैठ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं उसे सील कर दिया गया है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। और झारखंड का हाल देखिए, झारखंड में अब तक 14 कोरोना मरीज मिले हैं। बोकारो के एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। रांची में अब तक 7 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बोकारो में कोरोना के 6 मरीज पाए गए हैं। हजारीबाग में कोरोना का एक केस सामने आया है। कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय बैठक भी की। और लॉकडाउन बढ़ाने पर झारखंड में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। हिंदपीढ़ी में 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। हिंदपीढ़ी में रैंडम सैंपलिंग का काम भी शुरू होगा। बोकारो में क्वारंटाइन में गए 41 स्वास्थ्य कर्मी। और पूरे विश्व का हाल जानते हैं। 16,11,981 संक्रमित हैं कोरोना के पूरे विश्व में। और अब तक 96,783 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में 4.70 लाख पॉजिटिव हैं। तो अमेरिका में 17,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्पेन की बात करें तो स्पेन में 1,57,000 कोरोना संक्रमित हैं। इटली में 1,43,000 पॉजिटिव मरीज हैं कोरोना के। इटली में ही 18,279 लोगों की मौत हो चुकी है। बेल्जियम में अब तक कोरोना से 3,000 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में 1,13,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मोदी ने इसे लेकर जापान के पीएम से बातचीत भी की है। इधर कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन मुस्तैदी का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत चौंकाने वाली है। पटना में सिवान से आए 2 संदिग्धों की खबर से पटना जिला प्रशासन में खलबली मच गई। लेकिन लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला नियंत्रण कक्ष में पहुंचे डॉक्टरों की टीम अधूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंच गई और कंट्रोल रूम से पहुंचे डॉक्टर ने ही सारी पोल खोलकर रख दी। हमारे पास जो है वो जो वहाँ से मिलेगा हमको गाइडलाइन वही हमको नहीं। हम यहाँ पे हम लोग के एम्बुलेंस में ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी कोरोना के लिए नहीं है, उसके लिए अलग टीम है 104। जिला प्रशासन ने यहाँ से भेजा था कि 2 आदमी यहाँ पे मरीज हैं। हाँ। यहाँ पे कारगिल चौक पे ये हमको सूचना मिली। और अब यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि वो होटल में है। तो क्या आप लोग चल रहे हैं होटल के, जा रहे हैं? तो हम वहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे किनको जाना है। इस अवस्था में तो नहीं जाएंगे। मतलब तैयारी पूरी नहीं होकर के आते अभी? हमारी तैयारी नहीं है, हम उसके लिए है ही नहीं है। तो आखिर कौन जिम्मेदार है? 104 पे जो टीम है वो जाएगी। इधर पटना में स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही दिखी है और इस लापरवाही पर हंगामा भी हुआ है।
दरअसल शुक्रवार की रात औरंगाबाद से 2 लोग गाड़ी से गांधी मैदान के एक होटल में पहुंचे। रात को इस तरह 2 लोगों के आने की सूचना स्थानीय लोगों और होटल प्रबंधन ने पुलिस और मेडिकल टीम को दी। मौके पर पहुंचे वो भी, लेकिन मेडिकल टीम ने रात में कुछ भी करने से इनकार कर दिया और कहा जो होगा शनिवार को होगा। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर काफी हंगामा मचाया और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए। स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही लचर व्यवस्था कहा जा सकता है, बिकॉज आप देख लीजिए कि हम लोगों ने मेडिकल टीम बुलाने के लिए पिछले 2 घंटे से अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोगों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास रात में कोई भी टीम आपके पास आने की व्यवस्था नहीं है और कल सुबह में जांच में सैंपल जाएगा, तब तक ये 2 लोग जो हमारे यहाँ हमारे प्रेमाइसेस में आए हैं उनको मैं कैसे परमिशन दे सकता हूँ रहने के लिए। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले की सभी सीमाओं को सभी दिशाओं से सील कर दिया गया है। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और सारण जिले से मुजफ्फरपुर की सीमा मिलती है। सीवान, गोपालगंज और नेपाल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। मुजफ्फरपुर जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगाकर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग बिना वजह निकल रहे हैं। बाइक्स में भी एक छोटी सी काम के लिए 2-2 लोग जा रहे हैं। ऐसे लोगों को विशेष तौर पे हम लोग देखेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। और इसके अलावा 6 बजे के बाद में जो लॉकडाउन किया जाना है, जिसमें सभी तरीके की शॉप्स बंद हो जानी है, सिर्फ मेडिकल शॉप्स को छोड़ करके, ऐसी सिचुएशन में लोगों को जो है ये सलाह भी दी जा रही है और उनको इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि उसके बाद में आप ना निकलें। और अब बात कोरोना पर नेपाल की साजिश की। एसएसबी की चिट्ठी सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारे में खलबली मच गई। बड़े अधिकारियों की बैठक में चिट्ठी का जवाब तलाशा जाने लगा। नापाक मंसूबों की खबर लगते ही नेपाल से सटे भारतीय सीमा को सील कर दिया गया। होशियार, समाज के गद्दारों की फौज हमला करने वाली है। न बारूद से, न गोली से, हथियार ऐसा कि जिंदगी को जहन्नम बना दे। सीमाओं पर छुपे हैं कोरोना मैन। जो घुसपैठ करने की ताक में बैठे हैं। एसएसबी की गोपनीय चिट्ठी का एक एक शब्द इस माहौल में और भी डर घोल रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस चिट्ठी का अक्षर दर अक्षर पढ़ जाइए। शब्द दर शब्द उस नई चुनौती का बखान कर रही है ये चिट्ठी, जो भारतीय सीमाओं को छेदने में जुटी है। खबर है कि नामुरादों की 40 से 50 की संख्या नेपाल और भारत की सीमा पर गिद्ध नजरें गड़ाए बैठी है। मजाल है खबर उन कानों को भी भेद पाए। लेकिन चंद घंटों में ही अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का जवाब सामने आ गया। घुसने की संभावना बताई गई। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है। एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी बता दिया गया है। सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना न हो। इस चिट्ठी में दहशत के ठेकेदार का नाम लिखा है। हिस्ट्री शीटर जालिम मुखिया का मंसूबा लिखा है। सतर्क रहने की हिदायत लिखी है। और सब कुछ लिखे होने के बाद भी सीमा की दीवार पर सवालों की बौछार हर बार उस पार देखने के प्रयास कर रही है। इस बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने गृह मंत्रालय को जानकारी देने के बाद के साथ चौकसी बढ़ाने की बात कही है। के इंटेलिजेंस वीक ने ये एक सूचना दी थी कि 50 लोग नेपाल की तरफ से प्रवेश
कर सकते हैं। सीमा पर एसएसबी खुद ही अलर्ट है, क्योंकि सूचना भी उसकी थी, तो एसएसबी खुद भी अलर्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अलर्ट है। आखिर ढूंढते तलाशते जवाब मिलने शुरू हो गए, लेकिन जालिम मुखिया नहीं मिला, उसके 50 लोग नहीं मिले। फिलहाल कोई शब्द भेदी बाण नहीं कि सुनते ही रहस्य भेद दिए जाएं। इसीलिए समाज और सिस्टम ऐसे दहशतगर्दों से चौकन्ना रहे तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और न्यूज 18 की खबर का नेपाल में असर हो गया। दहशतगर्द जालिम के घर नेपाल पुलिस ने धावा बोल दिया। छापेमारी में 15 जमाती छिपे पाए गए और भारत पर हमले का खुलासा हो गया। एसएसबी की चिट्ठी चालीसा के बाद नेपाल में खलबली मच गई। जालिम मुखिया को सब जान गए उसके नापाक मंसूबों को। नेपाल के जगन्नाथपुर का चप्पा चप्पा खंगाला जाने लगा। भारतीय सीमा के उस पार जालिम मुखिया के घर छापेमारी शुरू हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि आतंक का मुखिया है कहां। लेकिन जालिम के घर छुपे 15 जमातियों का पता जरूर लग गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 15 तबलीगी जमाती। अब मंशा समझ लीजिए, क्या करना चाहता था जालिम। नेपाल से भारत की दूरी जो भी हो, आरोप आशंका के बेहद करीब थी। मतलब भारत पर हमले की तैयारी थी और हथियार था तबलीगी कोरोना मैन। तैयारी जो किसी भी धमाके से बढ़कर थी। बिहार के रास्ते कोरोना को फैलाने की तैयारी में जुटा था जालिम। धीरे धीरे अपने इसी घर में जमातियों का जुटान करने में जुटा था। सवाल है कि तबलीगी जमात का ये आतंकी कनेक्शन है, भारत को दहलाने का आईएसआई कनेक्शन है, सुसाइडल बम बन रहे हैं क्या जमाती। 15 के अलावा बाकी के जमाती हैं कहां। बुखार कम करने की दवा क्यों ले रहे थे जमाती। ये सवाल हैं जो उस मंसूबे का पता बता रहे हैं, जो समाज के ताने बाने को तार तार करने को आमादा है। लेकिन दहशत के सौदागरों को पता नहीं, ये भारत है, लड़ता भी है, जीतता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है यह जालिम मुखिया जो भारत में कोरोना को फैलाने की साजिश रच रहा था। जालिम मुखिया नेपाल के पर्सा जिले के सेरवा थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर गांव का रहने वाला है। जालिम का गांव बेतिया के सेक्टा नरवा सीमा से लगा हुआ है। हथियार और नकली भारतीय नोटों की तस्करी में वो संलिप्त रहा है। इन मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक जालिम मुखिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य है। बताया जाता है कि वो माओवादी ग्रुप का सदस्य भी रह चुका है। पिछली बार हुए नेपाल के चुनाव में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। परसा जिले के जगन्नाथपुर का जालिम मुखिया मेयर भी है। जालिम मुखिया खुद तो भले ही राजनीति में है, लेकिन अब भी वो अपने लोगों से नकली नोट और हथियारों की तस्करी करवाता है। सूत्रों का कहना है कि जालिम मुखिया के नेपाल के एक मंत्री से गहरे रिश्ते हैं, जिसकी शह पर वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना महामारी में पुलिसकर्मी और मेडिकल स्टाफ दिन रात लड़ रहे हैं। ऐसे में आम लोग उनका हौसला बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सहरसा में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों का ताली बजाकर स्वागत किया, उनके ऊपर फूलों की बारिश की। लोगों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में पुलिसकर्मी दिन रात डटे हुए हैं। हमारे देश का 2 जवान सबसे इम्पोर्टेंट है। एक हमारा डॉक्टर, चिकित्सा विभाग, और दूसरा हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरे हिंदुस्तान का। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, उन्हें राज्य के हालात से अवगत कराया। वहीं आज पीएम सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी जो भी निर्देश देंगे उसे लागू किया जाएगा।
तैयारी चल रही है कि हम किस तरीके से उनके पास अपनी बातों को रखेंगे, मौजूदा हालात को देखते सर, पीएम ने क्या बात की आपसे, जो टेलीफोनिक जो बात? उन्होंने पूरी हालचाल जाननी चाहिए, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या तैयारी है, उन सभी चीज़ों से अवगत कराया गया। जो जरूरत थी यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी वो भी बातें रखी गई है, सभी बातें रखी। केस को लेकर आज कुछ टेस्ट में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि आज ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है, सब पॉजिटिव केसेस। अब क्या होगा नहीं होगा मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। जिस तरीके से कोरोना के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य कर रहा है, अब उसका परिणाम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपके समझ बातों को रखा जाएगा। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र बागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों का जवाब देकर उनकी सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं हूं निधि गुप्ता, मैं करेली नगर नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहती हूं कि हम ये कैसे समझें कि हमें कोरोना हो गया है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है, मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं कृष्णमुरारी टीकमगढ़ से, उम्र 50 साल। जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरती जाए, कृपया बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद आर्य है, मैं मुंबई से बोल रहा हूं। हमारा बाजार में कई लोगों से सामना होता है, हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं रवीश कुमार रांची से बोल रहा हूं। मुझे ये बताया जाए कि जब मैं बाहर निकलता हूं और बहुत अनेक आदमियों से मिलता हूं तो कौन सी प्रिकॉशंस ली जाए? मैं गुंजन झा, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरा सवाल ये है कि आजकल जब हम मार्केट निकलते हैं तो कई लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो ऐसे में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैं कुकी स्वाई बोल रही हूँ, उड़ीसा कटक से। डॉक्टर जी, हमें ये जानना है कि हम लोग नेसेसरी ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं तो बाज़ार में कई लोगों से सामना होती है, तो हमें क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं, ताकि ज़्यादा स्पर्श ना हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए, तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंद्र सिंह नेगी, जौनसार देहरादून से। मेरा सवाल ये है कि जो शहर से गांव की तरफ सामान आ रहा है उससे कोरोना संक्रमण की कितनी संभावना है? मैं प्रवीण कुमार बरियारपुर बिहार मुंगेर से बोल रहा हूं। क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाजार से खरीदे गए सामान से कोरोना वायरस फैल सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से जीत बघेल। क्या बाजार से लाए हुए सामान से हमें कोरोना होने का खतरा है? मैं रीनू यादव, मैं भोपाल से हूँ और मेरी एज 38 ईयर्स है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग आजकल जैसे मार्केट से ग्रोसरीज वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो क्या बाजार से बाहर से लाए हुए सामान से भी कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है क्या? अगर आप किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हाँ, हो सकता है आपको कोरोना। इसके लिए मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था कि जब आप घर आएँ तो पेपर बैग आप फेंक दीजिए बाहर। सब्जियों को हल्दी और नमक के पानी से आधा घंटा भिगोइए, उसके बाद में उनको अच्छी तरह से धो दीजिए। आपके हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना
जीवित रह सकता है। तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जब जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखिए।